Hey guys, welcome to my channel Karan Trivelocity। बागीरायन मांगा का चैप्टर 64 आ चुका है, जिस चैप्टर के लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टोकुगावा का बॉडीगार्ड कानोसुमी युजुरो हान्मा की ताकत को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि कानो को लगता था कि युजुरो हान्मा अटैक करने के मामले में, मार्शल आर्ट के मामले में कहीं ज्यादा ताकतवर है। मगर क्या युजुरो इतना ताकतवर है कि वो किसी भी हमले को या फिर किसी भी फोर्स को बिना रोके झेल सकता है या फिर नहीं? यानी कि युजुरो की टफनेस के मामले में वो कितना ज्यादा ताकतवर है। यार इस वजह से हमने देखा था कि युजुरो हान्मा अपनी टफनेस प्रूव करने के लिए एक ऐसी मिस्टीरियस मशीन को ले आया था जिससे युजुरो हान्मा की टफनेस का पता चल सके। पिछले चैप्टर में इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि ये मिस्टीरियस मशीन है क्या, जिससे युजुरो हान्मा जैसे क्रीचर की टफनेस का पता चल सके। वैसे काफी चैप्टर से हमने जैक हान्मा को भी नहीं देखा, लेकिन आखिरी बार जब हमने जैक हान्मा को देखा था तब वो हानेमा से एक फाइट के बाद वो एक बात कहना भूल गया था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बागीरायन मांगा का चैप्टर 64 शुरू होता है। चैप्टर 64 के कवर पेज में हम फिर से युजुरो हान्मा के फेस को देखते हैं, जहां चैप्टर का टाइटल होता है डू आई लुक इनकेपेबल, जिसका मतलब युजुरो हान्मा हम दर्शकों से कह रहा है कि क्या मैं आपको नाकाबिल दिखता हूँ। युजुरो की इस बात से हम समझ जाते हैं कि आज वो अपनी ताकत को प्रूव करने चाह रहा है, क्या वो किसी अटैक को झेलने के काबिल है भी या फिर नहीं। चैप्टर 64 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं टोकुगावा और कानोसुमी के सामने एक चादर से ढकी हुई एक मिस्टीरियस सी मशीन रखी होती है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में सोचा था कि ये मशीन एक वॉशिंग मशीन या फिर एक मशीन गन हो सकती है। लेकिन हम सभी के गैस इस चैप्टर में गलत हो चुके हैं, क्योंकि इस चादर के नीचे इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कुछ और ही होता है। खैर पिछले चैप्टर में मैंने ये भी बताया था कि इस मिस्टीरियस मशीन को युजुरो हान्मा ने ही लाकर रखा होगा, क्योंकि युजुरो हान्मा यहाँ पर दिखाना चाहता था कि वो किसी हमले को झेलने के काबिल है या फिर नहीं, जो कि ये बात चादर के नीचे रखी हुई इस मशीन के इस्तेमाल से आज क्लियर हो जाएगी। खैर कानोसुमी इस मिस्टीरियस मशीन को देखकर कहता है आखिर ये चीज है क्या, जिस पर पीछे अपीयर होता युजुरो हान्मा कहता है उसके अंदर एक अपोनेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि युजुरो हान्मा कैप्टन स्ट्रैडम के साथ यहाँ पर आया होता है, जिस पर कानोसुमी युजुरो को देखते हुए कहता है मिस्टर हान्मा आप, मगर इस चादर के नीचे एक अपोनेंट है, इससे आपका क्या मतलब है। जिस बात को सुनते ही युजुरो हान्मा सटाक से उस मिस्टीरियस मशीन के ऊपर से चादर हटा देता है, जिसके बाद उस चादर के नीचे हम देखते हैं एक रैमर मशीन को, जिससे कि कंक्रीट की रोड्स और मिट्टी को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। इस मशीन को यूज करते वक्त रोड पर या फिर मिट्टी पर पूरे 1 से 2 टन के फोर्स का इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका मतलब ये है अगर इस मशीन को किसी इंसान के शरीर के ऊपर यूज किया जाए तो इससे उसकी लाल चटनी बन सकती है या फिर वो पूरी तरह से मारा जा सकता है। कानोसुमी और टोकुगावा इस मशीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये मशीन है क्या, जिस पर कैप्टन स्ट्रैडम कहता है ये एक रैमर है। जिस बात को सुनते ही टोकुगावा कहते हैं क्या कहा, ये एक जैक हैमर है, जिस पर क्लियर करते हुए स्ट्रैडम कहते हैं अरे नहीं ये जैक हैमर नहीं है, ये एक रैमर मशीन है। तो सुनिए मिस्टर टोकुगावा, आपने रोड का काम चलते हुए तो देखा ही होगा। हाँ इस मशीन को वही रोड को दबाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को यूज करते समय इसका निचला हिस्सा काफी तेजी से जमीन को लगातार हिट करता रहता है। खैर इस बात को सुनते ही टोकुगावा और कानो अपनी दिमाग की बत्ती जलाते हुए वो दोनों कहते हैं ओह तो ये बात है, हाँ मैं समझ गया ये क्या चीज है, लेकिन ये मशीन यहाँ पर क्या कर रही है, क्या आप इससे हमारे ग्राउंड को दबाने वाले हो। जिस बात को सुनते ही पीछे खड़ा हुआ युजुरो हान्मा कहता है इस मशीन के इम्पैक्ट को मैं अपने ऊपर लेने वाला हूँ। जिस बात को सुनते ही कानो और मिस्टर टोकुगावा सोचने लगते हैं, जिस पर एक्सप्लेन करते हुए स्ट्रैडम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं दी एम्प्टी
977HRL टेम्पटिंग रैमर एक ऐसा हैवी ड्यूटी रैमर होता है जिससे काफी दबाव के साथ रोड या फिर मिट्टी को दबाने का काम किया जाता है। इस मशीन की हाइट होती है 1.1 मीटर और इसका वजन होता है लगभग 80 किलो। इस मशीन से ग्राउंड पर 1 सेकंड में पूरे 12 ब्लो लगातार किए जाते हैं, जिन हर एक ब्लोस का इम्पैक्ट या फिर फोर्स पूरे 1.5 टन से ज्यादा होता है। सो क्या हो अगर हमारा युजुरो हानमा इस मशीन के ब्लोस को सीधा अपने ऊपर ले ले। स्ट्राइडम की इस बात पर कानो और टोकुगावा तो बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे 1.5 टन के फोर्स को लगातार अपने ऊपर झेलना कोई आम बात नहीं होती। इससे तो कोई भी इंसान कुछ ही सेकंड में मारा जा सकता है। खैर यहाँ पर कैप्टन स्ट्राइडम इस मशीन को किसी मार्शल आर्ट फाइटर के अटैक से कंपेयर करते हुए बताते हैं कि क्योकुशिन कराटे की हिस्ट्री में केंजी यामाकी सबसे ताकतवर आदमी था। फाइटर केंजी यामाकी की एक लो किक का फोर्स 1 टन 65 किलो से ज्यादा होता था। सो अगर कोई इंसान केंजी यामाकी की 12 लो किक्स को अपने ऊपर झेल ले तो सोचो क्या होगा। उसकी हालत तो पूरी तरह से खराब हो जाएगी, सही कहा ना। और सोचो अगर इन्हीं लो किक्स को आप अपने फेस पर ले लें तो क्या होगा, तो शायद आपकी जान भी नहीं बच पाएगी। सो उसी तरह से हमारी ये रैमर मशीन भी 1.5 टन के फोर्स से लगातार अटैक कर सकती है। केंजी यामाकी की लो किक से 1.5 गुना ज्यादा हार्ड होने वाली है। उससे ऊपर ये मशीन 1 सेकंड में 12 बार हिट कर सकती है। तो सोचो क्या युजुरो इन खतरनाक अटैक्स को अपने मुंह पर झेल पाएगा। स्ट्राइडम की इस बात पर हैरान परेशान होते हुए कानोसुमी अपने मन में कहता है, क्या सच में ये आदमी इस मशीन को अपने मुंह पर यूज करने वाला है? ऐसे तो वो मारा जा सकता है या फिर यहाँ पर कुछ और ही हो जाएगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि युजुरो हानमा ने एक बियर जार की तरह इस 80 किलो की मशीन को अपने एक हाथ से ऊपर उठा लिया होता है, जिस पर कानोसुमी भी कहता है, क्या उन्होंने 80 किलो की मशीन को ऐसे उठा लिया जैसे कि वो कुछ हो ही ना। खैर इसके बाद युजुरो हानमा इस 80 किलो की रैमर मशीन को अपने ऊपर सेट करते हुए कहता है, स्ट्राइडम जब मैं सिग्नल दूंगा तब तुम इस मशीन को स्टार्ट कर देना और ध्यान रहे इस चीज को करने में देर ना हो। खैर इसके बाद युजुरो हानमा इस रैमर मशीन को अपने मुंह पर सेट करते हुए पीछे अपना शरीर मोड़ते हुए अपने सर को जमीन पर लगा देता है। कानोसुमी और टोकुगावा ध्यान से एक्साइटमेंट में युजुरो हानमा को देख रहे होते हैं। वहीं सामने युजुरो हानमा अपने मुंह पर रैमर मशीन रखते हुए जमीन पर पड़ा हुआ होता है और इसके बाद युजुरो हानमा अपना हाथ हिलाते हुए एक सिग्नल दे देता है, जिस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए स्ट्राइडम मशीन को ऑन करते हुए एक जनरेटर की तरह उसका लीवर खींच देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये रैमर मशीन स्टार्ट होती है वैसे इस मशीन से धड़ धड़ आवाज बड़ी तेजी से आने लगती है और साथ में ही युजुरो हानमा के चेहरे पर इस मशीन से लगातार 1.5 टन के फोर्स के ब्लोस लगातार पड़ने लगते हैं। और इस वक्त हमें युजुरो हानमा का मुंह साफ साफ दिखाई नहीं देता, मगर इस एंगल को देखकर हम कह सकते हैं कि युजुरो हानमा पूरा जमीन में धंस चुका होगा। युजुरो हानमा के मुंह पर डैमेज पड़ा होगा या फिर नहीं, ये तो अभी हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। लेकिन युजुरो हानमा का शरीर इस मशीन के इम्पैक्ट को झेलते हुए यहाँ पर तेजी से हिल रहा होता है। यहाँ पर कुछ ऐसा सीन हो गया होता है कि जैसे कोई वर्कर किसी कंक्रीट रोड को इस तरह की मशीन से रोड को खोद रहा हो। यहाँ पर युजुरो हानमा को इस हाल में देखकर कानोसुमी, टोकुगावा और स्ट्राइडम काफी हैरानी में देख रहे होते हैं। और यहीं पर बाकी रहन मागा का चैप्टर 64 एंड हो जाता है। खैर अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि इस रैमर मशीन के इम्पैक्ट को झेलने के बाद युजुरो हानमा के साथ क्या हुआ। क्या युजुरो हानमा ने इन ब्लोस को झेल लिया होगा या फिर नहीं, जिससे अगले चैप्टर में ये भी प्रूफ हो जाएगा कि युजुरो हानमा सच में ताकतवर है या फिर नहीं, या फिर वो इस तरह के अटैक्स को अपने शरीर पर झेल सकता है या फिर नहीं। इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि टफनेस में मामले में युजुरो हानमा कितना ज्यादा ताकतवर है। सो अब मिलते हैं बाकी रहन मागा के चैप्टर 65 में, जिसे मैं आते ही जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।